Good evening, guys. Welcome to Talent Blazer, India's latest platform that is there to help you at every stage of your career. Now, if you have been here, you know me. My name is Gaurav, and I'm your teacher and mentor in this journey. And we have started Unit 8, and we have covered Unit 8 till now. And in today's class, what we will discuss is the most important thing that I have been saying that is meant for you all. That is previous year questions, right? These are very important and very crucial, and I'll tell you why. And I think as you are in your preparation journey, you must know it already that without previous year questions, even with the material, you are not in the right direction to clear the examination. So make sure you stick till the end and attempt all the questions that we will discuss throughout this video, and thus it makes this video very important and crucial. I'll tell you why in just 2 minutes, right? तो पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे पहले इसलिए मैं फोकस क्यों कराना चाहता हूँ, देखो वी आर प्रैक्टिसिंग 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, बहुत कोई छोटा टर्म नहीं, 20 के 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फोकस कर रहे हैं। अब ये यूनिट 8 है, राइट? सो 10 यूनिट है, अगर आपके 10 क्वेश्चन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो पर यूनिट, तब भी हम उससे ज्यादा ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे ज्यादा ही प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें, राइट? तो हमें ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है, डिफरेंट ईयर से पता लग रहा है कि एग्जैक्टली क्या क्या पूछा जा रहा है। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो व्हाट एग्जैक्टली एंड इन हाउ मच डेप्थ यू हैव टू रीड। सी दैट इज व्हाई आई से फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपको लेवल नहीं पता होगा एग्जामिनेशन का, यू विल बी रीडिंग एंडलेसली। सी ऐसा नहीं है कि टॉपिक में देर इज एनी लेस ऑफ डेप्थ। अगर आप चाहते हो, बेसिकली आप कवर क्या कर रहे हो, आप ग्रेजुएशन और मास्टर्स का सिलेबस कवर कर रहे हो, और वही एग्जैक्टली आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। सो विदाउट एनी डाउट यू मस्ट नो दैट कि जो सिलेबस है वो काफी ज्यादा है, राइट? सबको पता है। तो अगर मेरे को अपना लेवल पता लगाना है कि मेरे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस लेवल तक आते हैं, सो व्हाट इज माय गाइड? मेरा गाइड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो आई हैव टू अडर बाय दिस। ये मेरे लिए गाइडलाइंस है, इसको फॉलो करूंगा तभी जाके मुझे एग्जैक्टली पता लगेगा कि मैं कितना पढ़ना चाहिए, कितना एक्सटेंशन में पढ़ना चाहिए, व्हाट इज रिक्वायर्ड in this examination. All of that will be solved with the help of previous year question, and that is why I say it is very important for you guys to make sure that you watch the video till end. पूरा वीडियो कवर करना है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू इज, देखो 20 क्वेश्चन है, राइट? मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ दैट यू हैव टू प्रैक्टिस विद मी। प्रैक्टिस क्या करना है? वीडियो देखो, क्वेश्चन देखो, अपनी तरफ से यू गेस द आंसर। फर्स्ट गेस शुड बी योर फ्रॉम योर एंड। आपकी इंट्यूशन क्या है? डोंट बी अ पैसिव लिसनर, बी एन एक्टिव लिसनर। आई हैव बीन सेइंग दिस फॉर अ व्हाइल। तो आपको करना क्या है, वीडियो को देखो, क्वेश्चन जो आता है स्क्रीन पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। राइट और रॉन्ग डजंट मैटर। आपका जो एग्जामिनेशन का फॉर्मेट है इज लुकिंग फॉर यू गाइज टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, ठीक है? नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसीलिए बस मैं आपको एक हैबिट डेवलप कराना चाहता हूँ दैट यू नो डोंट फियर। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, ट्राई इट आउट, और एस्टिमेट्स को हम गेस्टिमेट्स बना सकते हैं और उनको और भी अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। तो वो क्या आएगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। सो मेक श्योर यू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मेंशन योर स्कोर, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू गॉट राइट, ठीक है? एंड हाउ यू कैन डू दैट इज बेसिकली मेंशन योर स्कोर इन कमेंट सेक्शन, एंड आई विल टेल यू टुवर्ड्स द एंड हाउ मच स्कोर इज अ गुड स्कोर when you come across such questions. तो वो भी है, एक लेवल बताते, एक रेंज जो है वो मैंने सेट कर रखी है, डिफाइन कर रखी है, गिवन द डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चन विच विल बी आस्क्ड इन दिस वीडियो, ठीक है? और सेकेंड इंपॉर्टेंटली, देर आर सम इजी क्वेश्चन, देर आर सम डिफिकल्ट क्वेश्चन, देर आर सम मीडियम लेवल क्वेश्चन। ऐसे ही होता है पेपर में, कभी भी आपको पूरा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा थ्रू आउट द एग्जामिनेशन। यू हैव टू नो विच वन आर द इजिएस्ट वन। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आपके लिए सभी मुश्किल है, बट आपने कुछ पढ़ा है तो आपके लिए कुछ इजी होंगे, कुछ ट्रिकी होंगे, कुछ डिफिकल्ट होंगे। आपने बहुत कुछ पढ़ा है तो देन यू कैन फाइंड आउट। तो आप, हर किसी का इजी अलग है, हर किसी का डिफिकल्ट अलग है। तो सिंपल, make sure you watch video till the end. Okay, so let's start. पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, which factors are considered in the price element of the marketing mix? हम बात कर रहे हैं प्राइस एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। हमने 4 P's पढ़े थे, राइट?
अब इसमें मेरे को बताने की जरूरत नहीं है प्लेस, प्राइस हमारा और प्रमोशन, पैकेजिंग, तो ये हमारे जो 4 पीस थे हमने एग्जैक्टली लास्ट क्लास में कवर करे थे, और इसके बाद मैंने 3 पीस भी एडिशनली बताए थे। तो वो सारा का सारा हमने कवर कर रखा था। उन 4 पीस में भी स्टक ऑन किस पे हम बात कर रहे हैं, प्राइस पे। ठीक है, तो प्राइस में कौन कौन से फैक्टर कंसिडर करे जाते हैं इन द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अब मैंने मार्केटिंग मिक्स भी समझाया था कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। मार्केटिंग मिक्स इज बेसिकली टूल्स, ठीक है, कि क्या क्या टूल्स हैं जिसके थ्रू आप अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हो। तो प्राइस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है ये आपको बताना है मार्केटिंग मिक्स में, और आई विल गिव यू सम टाइम टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड देन आई विल टेल यू व्हाट इज द राइट आंसर। ठीक है, राइट। तो एक बार मैं लिख भी देता हूँ 4 पीस: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ओके, हमारे 4 पीस, उनमें से हम प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं। राइट, तो आई थिंक आई हैव गिवन यू इनफ टाइम। और इसमें आपको बताना है कि फैक्टर हम प्राइस एलिमेंट में क्या क्या यूज करते हैं। सी, पहला है हमें कॉस्ट एनालिसिस, आपको कॉस्ट एनालाइज करनी है। अब प्राइसिंग के ना मेथड्स होते हैं, अगर मैं थोड़ा आपको थोड़ा डिटेल बताऊं, प्राइस के मेथड्स होते हैं जो हमारे प्राइसिंग मेथड्स होते हैं। एक होता है एक कॉस्ट ड्रिवन, एक होता है वैल्यू ड्रिवन। अब कॉस्ट ड्रिवन और वैल्यू ड्रिवन का सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊं, आपको पता है चाइनीज फोन्स आते हैं, ठीक है, वैल्यू ड्रिवन में आईफोन आता है। अब लॉजिकली अगर आपसे पूछूं, डू यू रियली थिंक इन आईफोन कॉस्ट 1 लाख रुपीज उसकी कॉस्ट है उसको बनाने की? डू यू रियली थिंक दैट? अगर आपको ऐसा लगता है कि एक आईफोन को बनाने में 1 लाख रुपए लगते हैं, सो आई हैव टू ब्रेक द न्यूज फॉर यू, ऐसा नहीं है। प्रॉब्ली 40,000 मैक्सिमम, राइट। अगर आप थोड़ा और कॉस्टिंग करोगे तो 50 प्रोबेबली फॉर द प्रो मैक्स मॉडल्स। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो ये इनका प्राइसिंग इतना ज्यादा महंगा क्यों है? बिकॉज पीपल थिंक दैट एप्पल इज ऑफरिंग वैल्यू, तो दैट इज वाई दे हैव पुट द प्राइस, द दे आर चार्जिंग यू प्रीमियम प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट। वहीं पे अगर मैं बात करूं कॉस्ट ड्रिवन, जो हमारे चाइनीज स्मार्टफोन्स है, 2-3 साल पहले की बात करूं तो बिफोर कोविड दे यूज टू बी वेरी कॉम्पिटिटिव। जो चाइना में प्राइस है, चाइना से भी सस्ता इंडिया में बेच रहे थे। व्हाई? बिकॉज दे वांट टू कैप्चर मार्केट शेयर। तो मेजोरिटी ऑफ टाइम दे वर एबल टू ओनली कवर द कॉस्ट। बहुत कॉस्ट ड्रिवन होती है उनकी प्राइसिंग, वैल्यू ड्रिवन नहीं। अब हाँ, थोड़ा सब्जेक्टिवली चेंज हो रहा है, दे आर ऑल्सो फोकसिंग अपॉन वैल्यू बिकॉज ऑल ऑफ देम हैज टू अर्न प्रॉफिट्स। ठीक है, तो कॉस्ट एनालिसिस होता है हमारा। उसके बाद कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग पे भी यू नीड टू पे फोकस, कि अब क्या है, अब कॉम्पिटिटर क्या है, किस प्राइस पे ला रहा है। अगर इफ यू सी दैट अगर मैं प्रीमियम फोन्स की बात नहीं कर रहा, हम नॉर्मल फोन्स की बात कर रहा हूँ, शॉमी, रेडमी, रियलमी एंड ओप्पो, वन प्लस। तो आप कॉम्पिटिटर को भी देखते हो कि एग्जैक्टली वो क्या प्राइस कोट कर रहा है, वो क्या प्राइस कोट कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग को इन्फ्लुएंस करते हो। कस्टमर के प्रेफरेंसेस आप नहीं लेते इसमें, बिकॉज दिस इज बेसिकली प्रोडक्ट में काम आता है आपका कस्टमर का प्रेफरेंसेस। इकोनॉमिक फैक्टर्स, हाँ डेफिनेटली ये भी प्राइस में आता है। अगर आपकी इकोनॉमी बहुत पुअर कर रही है तो यू हैव टू थिंक कि कितना भी प्राइस रखें प्रोडक्ट को, ज्यादा महंगा रखेंगे तो कोई खरीदेगा ही नहीं। ठीक है, सोशल फैक्टर्स भी प्राइसिंग के एलिमेंट नहीं है, राइट। प्रमोशनल के टाइम वी कैन थिंक ऑफ सोशल फैक्टर्स प्लेसिंग के टाइम पे, बट हमारा प्राइसिंग में नहीं आता। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, 1, 2 and 4 ओनली, राइट। So now let's move on to question number 2. Which of the following are example of consumer products? अब मैंने जो वीडियो बताई थी उसमें मैंने प्रोडक्ट्स के टाइप करे थे, टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, फिर उसके बाद हमारे
स्पेशलिटी प्रोडक्ट जो हमारे उसमें होते थे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में, रॉ मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, ड्यूरेबिलिटी पे जो बेस्ड होते थे, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड इन डिटेल इन ऑल द वीडियोस. सो इफ यू हैवंट वॉच्ड द वीडियो, गो एंड गिव इट अ वॉच, एंड देन दिस वीडियो लाइक दिस वन विल बी सिंपलर फॉर यू गाइज टू अटेंड. ठीक है, तो टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स. आई थिंक नॉट मच टाइम इज रिक्वायर्ड इन दिस वन, राइट. तो रॉ मटेरियल्स तो कंज्यूमर का प्रोडक्ट का नहीं, एग्जांपल हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स में आता है, कैपिटल भी उसमें आता है और इंडस्ट्रियल गुड्स भी आता है. तो राइट आंसर हमारे कन्वीनियंस प्रोडक्ट होंगे. जैसे इफ यू हैव टू गो एंड बाय टूथब्रश, टूथपेस्ट, right? So these are like convenience product. You go and buy them. You don't think twice, thrice before going to go and buy a toothbrush or toothpaste, or you do a research. Not none of all those nonsense, right? Because these are convenience product. You're gonna use them on a daily basis, right? तो इनको हम ज्यादा दिमाग से मतलब सोचे बिना हम ले लेते हैं. ठीक है. Now let's move on to question number 3. Which category does a luxury watch fall under? ठीक है, अब ये हमारे टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स में ही है कि ये किस में आता है. हमारा एक लग्जरी वॉच किसके अंडर फॉल करेगा, विच कैटेगरी. ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सी अब फ्रॉम हाइंडसाइड यू विल सी दिस इज एन इजियर क्वेश्चन, आपको लगेगा आसान क्वेश्चन है, बट व्हेन यू सी इन ऑप्शंस कि ये कन्वीनियंस है, कन्वीनियंस तो नहीं होगा बिकॉज यू डोंट गो एंड बाय वॉच on a daily basis. Could it be a shopping or it could be a specialty product? ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है माइंड में, बिकॉज यू डोंट हैव मल्टीपल ऑप्शंस. यू विल सी कि अब इसमें किस में आएगा हमारा लग्जरी वॉच. ठीक है, तो ऐसे ऑप्शंस के थ्रू भी काफी बार आपको परेशान कर रहा जाता है कि आप एग्जैक्टली सही आंसर को गेस करने में टाइम लगाओ. ओके, विच कैटेगरी डज अ लग्जरी वॉच फॉल अंडर. अगर इसका हमारा सही आंसर मैं बताऊं तो स्पेशलिटी प्रोडक्ट. दिस इज दीज आर लाइक रेयर प्रोडक्ट. ठीक है, लग्जरी वॉच की बात करें, नॉट द रेगुलर वंस दैट यू वेयर. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट रॉलेक्स, द यू नो Tissot and very expensive companies. These are not those companies which you will find everyone wearing. ठीक है, बहुत नॉर्मल लोग नहीं वेयर कर रहे होंगे. These are those who have large chunk of disposable income. They think that watch is adds an exclusivity to their personality, तो इसलिए वो बाय करते हैं. तो these are specialty product. You don't buy on a day like you don't go and shop for it. You have for special occasions you go and buy luxury watches, right? तो ये हमारा स्पेशलिटी प्रोडक्ट है. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डज अ कंपनी फोकस ऑन बिल्डिंग ब्रांड लॉयल्टी एंड एक्सपैंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स. ठीक है, अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का है, हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का डायग्राम भी करा है, पढ़ा है कि एग्जैक्टली क्या होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में. अगर हम बात करते हैं, ये इंट्रोडक्शन फेज है, ये ग्रोथ फेज है, फिर यहाँ मेच्योरिटी आ जाती है और यहाँ पे फिर डिक्लाइन आ जाता है. ठीक है, एक प्रोडक्ट इसी लाइफ साइकिल से जाता है, वी ऑल नो दैट. अब इसमें ये पूछ रहा है, इन विच स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डज अ कंपनी फोकस ऑन बिल्डिंग ब्रांड लॉयल्टी एंड एक्सपैंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स. तो अब आपको थोड़ा दिमाग लगा के सोचना है, वेयर वुड यू पुट these strategies if you are selling out a product. like एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में कौन से फेज में आप ब्रांड लॉयल्टी पे काम करना चाहोगे और अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को बढ़ाना चाहोगे. तो दिस इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, राइट. तो आपको पिक करना है राइट ऑप्शन. आई विल गिव यू सम टाइम, थिंक अपॉन इट. ये हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का डायग्राम है, राइट. यू मस्ट हैव सीन बेटर ड्रॉइंग्स, बेटर representation of diagrams, but it's more or less the same. This is how it has been drawn and it will be drawn forever. तो अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऐसी ही चलती है. तो what do you think would be the right answer, right? I'll give you some time, think about it. Right, I think I have given you enough time to think upon this question, right? तो इसका सही आंसर is growth. अब क्या है, आप ग्रोथ फेज में आ चुके हैं. अब नाउ यू नीड टू एस्टैब्लिश योर सेल्फ एज अ ब्रांड. अब यू आर ग्रोइंग. ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहते हो कि आपके क्या हो, रिपीट कस्टमर्स आए.
राइट. इट्स नॉट ओनली अबाउट द, जब हम इंट्रोडक्शन फेज में होते हैं ना, वी जस्ट वांट कस्टमर्स टू ट्राई आउट आवर प्रोडक्ट. हम चाहते हैं कि बस प्रोडक्ट ट्राई आउट कर ले, थोड़ी सेल्स हो जाए, थोड़ा पैसा रिकवर कर ले फॉर वॉट एवर वी हैव पुट इन R&D, राइट. बट वाइल वी आर एट ग्रोथ स्टेज, हम ग्रोथ स्टेज पे होते हैं, वी आर लुकिंग फॉर ब्रांड लॉयल्टी बढ़ाना चाहते हैं और अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को बढ़ाना चाहते हैं, जिससे हमारे प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, राइट. नाउ let's move on to the next question. Question number 5. What are the characteristics of the decline stage in the product life cycle? So another question based upon product life cycle again, right? Introduction, growth, then maturity and then decline. एक डिक्लाइन स्टेज में क्या होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में? 4 ऑप्शंस है. जैसे पहला इंक्रीजिंग सेल्स है, मार्केट सेचुरेशन हो जाती है, इंटेंस कंपटीशन हो जाता है और प्रोडक्ट विड्रॉल हो जाता है. यू हैव टू पिक द राइट बिकॉज देयर आर मल्टीपल राइट चॉइसेस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो आपको बताना है क्या सही आंसर है. एंड द थ्योरी रिमेन्स मोर और लेस द सेम कि एक प्रोडक्ट कैसे अपनी एक लाइफ साइकिल में ग्रो करता है. इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, फिर ग्रो करता है, फिर मेच्योरिटी पे आ जाता है और फिर डिक्लाइन कर देता है. एंड वी आर जस्ट फोकसिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या होते हैं डिक्लाइन स्टेज में. ठीक है, थोड़ा सोचो खुद से. अगर हम ग्रो स्टेज में एक्सपेंशन कर रहे हैं, मार्केट चैनल्स को बढ़ा रहे हैं, ब्रांड लॉयल्टी पे फोकस कर रहे हो, तो डिक्लाइन पे क्या फोकस करेंगे. ठीक है, तो थोड़ा सोचो एंड यू विल बी एबल टू रीच टू द राइट आंसर अगर आप सोचोगे थोड़ा. राइट, आई थिंक आई हैव गिवन यू इनफ टाइम टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. एंड अब तक समझ आ गया होगा कि मेजोरिटी क्या. देखो क्या है, डिक्लाइन स्टेज पे है तो इंक्रीज तो नहीं हो रही होंगी सेल्स. सेल्स क्या है, ग्रोथ पे हो रही होंगी, हमारी सेल्स बढ़ रही होंगी, तो ये तो पार्ट नहीं होगा. मार्केट सैचुरेट हो जाता है, हाँ जी, डिक्लाइन पे मार्केट सैचुरेट हो जाता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा आ जाता है. इसका मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया था जब हम बात कर रहे थे एक आउटडेटेड प्रोडक्ट. जैसे हमारे लिए मतलब फॉरेन कंट्रीज में हमेशा क्या होता है, डेवलप कंट्रीज में कोई नया प्रोडक्ट आता है. जैसे हमने एग्जांपल लिया था कंप्यूटर्स का, कि कंप्यूटर्स अगर जब बने इनिशियली तो वो बने कहाँ, डेवलप कंट्रीज में. बने किसके लिए, डेवलप कंट्रीज के लिए. तो इंट्रोडक्शन और ग्रोथ उधर ही तक ही हुई. फिर उसके बाद जब चाइनीज कंपनीज ने उसे कॉपी करना शुरू कर दिया कि ऐसे ऐसे बनते हैं कंप्यूटर्स, तो और एक्सपेंशन हुई. ठीक है, फिर थर्ड वर्ल्ड के पास जाने लगा. तो जब चाइना में वो बनने लगा तो वहां पे द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इट केम डाउन. ठीक है, और जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज थे दे ऑलरेडी मूव टू द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी. अब चाइना में बनने लगा, फिर वो मेच्योरिटी की तरफ आने लगा कि अब लोग TFT वाले कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, सबके पास आने लगे हैं. और एक टाइम के बाद जैसे ही मार्केट में नया प्रोडक्ट आता है तो वो TFT वाले प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है और वो डिक्लाइन स्टेज में चले जाता है. और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बहुत कंपटीशन की, बहुत सारे प्लेयर्स आ चुके हैं अब तक. फिर प्रोडक्ट को विड्रॉ कर लेते हैं. जैसे मैंने कहा कि TFT वाले कंप्यूटर्स सेटअप आपको नहीं मिलेंगे, LED डेस्कटॉप आपको मिलेगा. LCD भी बाहर हो चुका है, फेज आउट हो चुका है. ठीक है, सो आंसर फॉर दिस इज 2, 3 एंड 4 ओनली, राइट. Now let's move on to question number 6. Which factors influence consumer behavior? कंज्यूमर बिहेवियर हमने पढ़ा है एग्जैक्टली क्या होता है. बाय रिप्रेजेंटिंग शेयर्ड वैल्यूज एंड बिलीफ विद इन अ सोसाइटी. हम बात कर रहे हैं शेयर वैल्यूज एंड बिलीफ सोसाइटी में कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर का बिहेवियर. ठीक है, हमने कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ा, स्टेप्स पढ़े थे, कौन कौन से फैक्टर्स जो है उसको इफेक्ट करते हैं. तो अब इसमें हम पता लगाना चाहते हैं कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर बाय रिप्रेजेंटिंग शेयर्ड वैल्यूज एंड बिलीव्स विद इन अ सोसाइटी. ठीक है, वो दिखाते हैं कि इस सोसाइटी में ये सारी चीजें होती है. जैसे इंडिया में पीपल प्रेफर वेज फूड, मेजोरिटी ऑफ देम. ठीक है, तो वेज का खाना ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं. वी डोंट ईट बीफ, राइट, इंडिया नहीं खाती है. एंड दैट इज वाई यू वोंट सी मैकडोनल्ड्स ऑफरिंग इट इन इंडिया. ठीक है, बाहर के नेशंस में, बिकॉज जनरली
These brands, McDonald's, Burger King, they all known for their beef burgers, from what I know. But because once they enter India, they realize that people in India don't eat beef. Their majority of them are like vegetarian, so they included vegetarian dishes in their menu, and you won't find such vegetarian menu in their USA और सिंगापुर outlets. ठीक है. और वहीं पे जैसे इंडिया में उनके ये सारे बर्गर्स इंडिया में नहीं मिलते. तो कल्चर की बात है, अलग है हमारा कल्चर उनसे. और बिलीव्स विद इन अ सोसाइटी. ओके, तो एग्जाम्पल से मैंने थोड़ा हिंट दिया. अब इसको सॉल्व करते हैं. देखो, सबसे पहले तो कल्चर है. Which factor influence consumer behavior by representing shared values की बात करें तो पर्सनैलिटी शेयर्ड वैल्यूज में नहीं आती. हर एक पर्सनैलिटी डिफर करती है. हमने देखा है कि आपकी मेरी पर्सनैलिटी डिफर कर सकती है. इफ यू लाइक ईटिंग समथिंग एल्स, यू विल बी ईटिंग दैट, तो वो अलग चीज है. बिलीव्स विद इन अ सोसाइटी, हमारा सोशल क्लास की बात करते हैं. ठीक है, अगर हम बात करें एक मिडिल क्लास विल बी स्पेंडिंग हिज वे एज सिंपल. ठीक है, यू वोंट एक्सपेक्ट मिडिल क्लास टू गो टू अ 5-star रेस्टोरेंट on a monthly basis, right? I could be wrong, but what I presume of it, 5-star restaurant on a monthly basis. ठीक है, तो I don't think so कि that middle class people are going to 5-star restaurant for lunch or dinner on a monthly basis. तो ये आपको इन्फ्लुएंस करता है, ये कंज्यूमर बिहेवियर. ठीक है, परसेप्शन नहीं है. परसेप्शन तो मेरा आपका सबका अलग हो सकता है. व्हाट यू परसीव और अबाउट द सराउंडिंग्स, अबाउट द सिचुएशन, दैट इज वेरी डिफरेंट. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. Now let's move on to question number 7. What is involved in post-purchase behavior stage of the decision making process? हम decision making की बात करते हैं, decision making process की. ठीक है, अब इसमें decision making process में हमने क्या कहा था? Need recognition, the first one. ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है. उसके बाद क्या था? इंफॉर्मेशन सर्च. आप छानते हो उसके बारे में कि एग्जैक्टली होता क्या है, चाहिए क्या. फिर आप ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करते हो. इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स. मैं ये जो साथ साथ आपको बता रहा हूँ, दीज आर लाइक एडिशनल नॉलेज, बट टिल द टाइम दैट आई एम गिविंग, लाइक आई एम नोटिंग दिस डाउन, यू एक्चुअली थिंक अपॉन एंड सही आंसर पता लगाओ. ठीक है, उसके बाद परचेज डिसीजन होता है. एंड द फाइनली इज पोस्ट परचेज बिहेवियर. आपने परचेज करने के बाद क्या करा, तो पोस्ट परचेज बिहेवियर के बारे में बात करें. अब क्या इन्वॉल्व होता है पोस्ट परचेज बिहेवियर में. अब मैंने आपको एक टर्म भी पढ़ाई थी, कॉग्निटिव डिसोनेंस. ठीक है, आपने नहीं पढ़ी है तो जाके वो वीडियो देखो, उसी लिए मैं बोल रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है. What is involved in the post-purchase behavior stage of the decision making process? Problem recognition तो नहीं है, because problem and need recognition is same. Information source नहीं है. Assessment of satisfaction ही है. ये सारे तो स्टेप्स हैं. आप ये कैसे लेके आ सकते हो पोस्ट परचेज बिहेवियर में? आप सेटिस्फैक्शन को असेस करते हो कि आपने एग्जैक्टली आप जो ने जिस प्रोडक्ट को लिया है आप उससे खुश हो कि नहीं. ठीक है, लेट सपोज आपको बहुत टाइम से आईफोन लेना था, आईफोन टेम्प्ट कर रहा था कि यार आईफोन लेना है, आईफोन लेना है. ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स हैव गॉट एन आईफोन. इट्स अ ग्रेट फोन, great cameras, still, and like a symbol and like status symbol kind of thing. तो काफी लोगों को लगता है like काफी impressive होगा. Once they buy an iPhone, few days you'll feel like okay, I'm at, like, people are noticing me, this and that. And after a while you realize that it's not much of an addition. I'm just not making so much out of the device, right? You're not going out each and every day on a tour, on going out somewhere where you can click over the pictures, right? तो वो सारा आपको रियलाइज हुआ लेटर ऑन, एंड देन यू रियलाइज दैट यू आर नॉट दैट मच सैटिस्फाइड ऑन स्पेंडिंग 1 लाख रुपीज ऑन अ फोन. ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच डेमोग्राफिक फैक्टर्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर मार्केट सेगमेंटेशन. हमने पढ़े थे मार्केट सेगमेंटेशन के फैक्टर्स, उसमें से एक फैक्टर है डेमोग्राफिक फैक्टर्स. उसमें क्या क्या आता है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उसमें मल्टीपल राइट आंसर है, सो यू हैव टू पिक अकॉर्डिंगली. Which demographic factors are commonly used for market segmentation? Age, occupation, hobbies, geographic location.
ठीक है। आई एम गिविंग यू सम टाइम, सोचो क्या क्या मार्केट सेगमेंटेशन होता है। तब तक मैं मार्केट सेगमेंटेशन एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि एग्जैक्टली मार्केट सेगमेंटेशन किस किस तरीके से करी जाती है। एक हमारा डेमोग्राफिक हो गया, एक इस क्वेश्चन में ही है जियोग्राफिक हो गया, एक हमारा साइकोग्राफिक हो गया, और अ, हमारा डेमोग्राफिक हो गया, जियोग्राफिक हो गया, साइकोग्राफिक हो गया, एंड और टेक्नोलॉजिकल हमारा एक फैक्टर्स था फॉर मार्केट सेगमेंटेशन जो हमने करी थी। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में, मार्केट सेगमेंटेशन के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, डेमोग्राफिक फैक्टर में आपका क्या यूज होता है, क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा है डिटेल में कि क्या क्या है सेगमेंटेशन में, डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक, साइकोग्राफिक। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या क्या है, ऑल ऑफ दैट हैज बीन कवर्ड इन डिटेल। बट आपसे ये पूछा है कि डेमोग्राफिक में क्या आता है। ओके, अगर आपको थोड़ा सा भी रिवाइज होता है कि डेमोग्राफिक में क्या आता है, तो देन यू हैव फिगर्ड इट आउट। एज आता है हमारा, ऑक्यूपेशन आता है, हॉबीज नहीं आता है, जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं आता है। ठीक है, जियोग्राफिकल लोकेशन तो एक खुद में एक सेगमेंटेशन का फैक्टर है, आपका साइकोग्राफिक भी एक खुद में सेगमेंटेशन का फैक्टर है। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली। ओके, now let's move on to question number 9. This is also based on segmentation, I guess. Question number 9. Geographic segmentation involves dividing the marketing based on location. Okay, identify examples of geographic segmentation. जियोग्राफिक की बात कर रहे हैं, चार ऑप्शन दे रखे, पिक द राइट वन। अभी मैंने समझाया कि सेगमेंटेशन क्या है, मार्केट को डिवाइड करना। अच्छा, आप क्यों करते हैं सेगमेंटेशन? सी, फर्स्टली यू कैन नॉट केटर टू एवरीवन, हर एक को आप केटर नहीं कर सकते। जो नीड्स है अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से होती है। ठीक है, अगर इफ यू आर अ कंपनी ऑपरेटिंग इन हिमाचल, शिमला, कश्मीर, ठीक है, एंड एक कंपनी है जो ऑपरेट करी इन केरला, तमिलनाडु, और वो बनाती क्लोथिंग, ठीक है, क्लोथिंग बनाती, तो वहां पे जो हिमाचल और इन सब का क्लाइमेट है, दैट इज अ कोल्डर क्लाइमेट। द पीपल वोंट बी वेयरिंग टी शर्ट ऑल द टाइम। ठीक है, वहां पे स्वेटर्स चलेंगे, जैकेट्स चलेंगे, एक्सट्रीम विंटर्स भी होती है तो उसको रोकने वाले कपड़े चलेंगे। बट वहीं पे अगर मैं बात करूं केरला, तमिलनाडु, यू डोंट सी सच ड्रास्टिक फॉल इन टेम्परेचर देयर बिकॉज इट्स नियर इक्वेटर। ठीक है, वी ऑल नो दैट। तो उसमें वहां पे आपको ज्यादा वेदर, जो आपको ठंड के कपड़े की जरूरत है ही नहीं, वहां पे लोगों को ठंड पड़ती ही नहीं है। तो क्लोथिंग ब्रांड की अलग अलग जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो डिफरेंट तरीके से करी जाती है कि एक मेजर ऑडियंस को केटर करा जाए। अब जियोग्राफिक सेगमेंटेशन की बात करें, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, एग्जाम्पल बताने हैं आपको इस क्वेश्चन। ठीक है, आई गिव यू सम टाइम एंड यू फिगर इट आउट कि क्या क्या होंगे। अच्छा, आपको बाकी भी सोचने की, जो सही आंसर पता चलता है उसके बाद बाकी किस में आते हैं। ओके, राइट। तो मैं बात करूं, अगर पहला तो रूरल और अर्बन एरिया ही है ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन। एक रूरल एरिया और एक अर्बन एरिया में बहुत डिफर करता है। इफ यू गो एंड फाइंड अ रूरल एरिया ब्रांड एंड इफ यू कंपेयर विद एन अर्बन एरिया ब्रांड, बहुत चीजें अलग होती है। मार्केट साइज अलग है, मार्केट में लोग अलग है, पेइंग कैपेसिटी अलग है, तो वो जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन। उसके बाद एज ग्रुप नहीं, एज ग्रुप तो डेमोग्राफिक में आता है, इसका पार्ट नहीं। इनकम लेवल भी डेमोग्राफिक में आता है। क्लाइमेट जोन अभी समझाया, तो 1 and 4 ओनली would be the right answer for this particular question, right? Let's move on to question number 10. Situational factors से related है। Situational factors can impact consumer behavior. ठीक है, choose example of situation factors that may influence purchasing decisions. अच्छा, जब मैं आपको मार्केट सेगमेंटेशन बढ़ा रहा था जिसमें मैंने बात करी थी डेमोग्राफिक है, जियोग्राफिक है, साइकोग्राफिक है, तो उसमें एक हमारा बिहेवियरल भी होता है। बिहेवियरल सेगमेंटेशन की बिहेवियर पे डिपेंड करता है। अब वहां पे हम सिचुएशन फैक्टर्स की बात करें कि आप सिचुएशन में आप कैसे डिफर करते हो।
बहुत चीजें होती है सिचुएशन फैक्टर्स के, ठीक है। अब इसका भी आपको राइट आंसर पता लगाना है। 4 ऑप्शंस हैं इसमें से और यू हैव टू पिक द राइट वन अकॉर्डिंगली, ठीक है। मल्टीपल राइट चॉइसेस हैं इसमें। ओके, सो आई थिंक आई हैव गिवन यू इनफ टाइम। अब इसमें बात करते हैं, देखो सिचुएशन की बात कर रहे हैं। परचेज कंटेक्स्ट बहुत मैटर करता है। परचेज कंटेक्स्ट की क्या बात कर रहे हैं, आप किस लिए परचेज कर रहे हो, राइट। अगर आपको शॉपिंग करनी है नॉर्मल, और या फिर आप किसी को गिफ्ट करने के लिए यू नो किसी सामान को खरीद रहे हो, तो उसमें इम्पैक्ट करता है। अगर आप लेट सपोज अगर आप घर के लिए क्रॉकरी सेट ले रहे हो, सो मे बी यू वोंट गो एंड गेट द बेस्ट एक्सपेंसिव वन, ठीक है। मे बी यू थिंक कि ठीक है, आई डोंट नीड द एक्सपेंसिव क्रॉकरी सेट, बट if you're going to gift someone on a wedding or on some occasion, you won't compromise on the quality. Why? Because you are gifting some. That's what usually happens, right? तो परचेज का कंटेक्स्ट मैटर करता है, तो सिचुएशनल है कि आपको वेडिंग के लिए गिफ्ट करना है या फिर आपको पर्सनल यूज के लिए चाहिए, तो दोनों में काफी फर्क है। वेदर कंडीशंस, ये भी एक सिचुएशन है। क्यों? अब इसका मैं एक थोड़ा एग्जांपल लेता हूँ। लेट सपोज यू गो ऑन अ हिल स्टेशन, राइट। आप एक हिल स्टेशन पे जाते हो फॉर वेकेशन एंड you are not equipped with anything like an umbrella or a raincoat, and you see weather is clean. There are no chances of rain, but once you go out you realize that it starts raining, ठीक है। आप मार्केट में गए, मार्केट से you had to go somewhere, राइट। तो अब आपको रियलाइज हो गया कि अब तो बारिश हो रही है, प्रॉब्लम हो जाएगी। यू वोंट बी एबल आउट टू, लाइक जैसे आप 2-3 दिन के लिए जाते हो ट्रिप पे, आप पूरे टाइम तो यू वोंट बी देयर। आप 2-3 दिन के लिए जा रहे हो ऑन योर वेकेशन, आप वेकेशन में गए और वहां पे बारिश होगी, सो आपके पास कुछ सामान नहीं है, ठीक है, टू गो आउट इन दैट वेदर। तो आप वहां पे उस वेकेशन को एंजॉय नहीं कर पाओगे, मिस करने लगोगे, एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे चीजों की, जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव अ रेनकोट। तो वेदर कंडीशन भी आपका इम्पैक्ट कर सकती है जो परचेजिंग डिसीजन। अब आपको लेना ही पड़ेगा वो रेनकोट, वो अम्ब्रेला लेना पड़ेगा, बिकॉज यू वांट टू गो आउट देयर, राइट। यू हैव टू डू इट, एल्स if you don't, you have to go back home by tomorrow or a day after tomorrow, so you won't enjoy your trip। तो ये भी है। कल्चरल वैल्यू जो है ये इम्पैक्ट नहीं करता है हमारा, सिचुएशनल की बात कर रहे हैं, और पर्सनल प्रेफरेंस भी नहीं इम्पैक्ट करता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन की परचेज कंटेक्स्ट और हमारा वेदर कंडीशन बहुत इम्पैक्ट करता है सिचुएशन को, right? So that brings me towards the end of the video, and as I said, if you have to clear UGC NET JRF लेना है आपकी बार, तो make sure that you focus on unit paper 1 as well, ठीक है। इसमें हम बात कर रहे हैं पेपर 1 पे, and because I have listened and got to know that many students are still not aware about from where they have to start their paper 1 preparation, because syllabus काफी ज़्यादा unique होता है from what you have studied till now, right? So what we are doing is bridging the gap, और हम क्या कर रहे हैं, एक ई बुक निकाली है जिसमें we are covering all 10 units and you can get that for free. How? WhatsApp on this number 98730 73907600, ठीक है, 9873907600। claim all 10 units for free, and this is not a lifetime offer, तो अभी आप जल्दी कर लो, क्लेम करो इसे, and make sure you share this offer with your aspirants friends as well, ठीक है, right? So thank you all for joining to in today's class, in today's video, and thank you for giving us a great rating on Play Store. For those who are still not aware about the Talent Blazer app on the Google Play Store, the link for the same for the download will be available in the description below, where we have mock test,
for your UGC net, and there are many and multiple things. If you want to apply for, if you want to test yourself out, interview techniques, everything is there. Okay, so the app is there for, you can download it for free, and you can give a mock test, attempt a mock test for free as well. And thank you for rating us so highly on Google Play Store, right? And one more important thing, that all of you have, I hope you have attempted all 20 questions, and mention your score in the comment section, right? If you are scoring anywhere between 16 to 20, you are doing it well. Attempt more mock test, ज़्यादा और ज़्यादा और mock test करो attempt. अगर आप 14 to 16 के बीच में आते हो तो then revise, अभी ज़रूरत है रिविजन की. अगर below 14 है तो स्टडी, आपको पढ़ना पड़ेगा, अभी आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं. ठीक है, राइट? सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग. Do give a like if you like the content that we are making. Subscribe to the channel if you are here for the first time, and hit the bell icon, and share this video with your friends and the aspirants who are preparing for UGC net. Subscribe and hit the bell icon so you get notified whenever I come up with the next video. Thank you all for joining.